नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ रेशु त्यागी। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने जयपुर ज्वेलरी एसोसिएशन की ओर से सीतापुरा स्थित जेईसीसी में आयोजित जस 2024 के उद्घाटन कार्यक्रम में कहा कि जयपुर में बनाए गए आभूषण अपनी खूबसूरती और शिल्प कौशल के लिए दुनिया भर में पहचाने जाते हैं। इसी वजह से राज्य सरकार द्वारा एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया है, जिसके तहत राज्य सरकार इस क्षेत्र को और अधिक विकसित बनाने के लिए कार्य करेगी। उन्होंने कहा कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान की कुल निर्यात में आभूषणों की हिस्सेदारी 11,183 करोड़ रुपए की रही है। तो तस्वीरें इस दौरान आप देख रहे हैं, जहां इस दौरान सीएम ने किया आगाज। राज्य सरकार के प्रयासों से रत्न आभूषणों का व्यापार अब सुगम होगा। ज्वेलर्स एसोसिएशन की ओर से आयोजित जस 2024 का मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने दरअसल उद्घाटन किया है। इस अवसर पर सीएम ने कहा कि प्रदेश की आर्थिक प्रगति में जेम्स एंड ज्वेलरी का अहम योगदान है और राज्य सरकार के प्रयासों से आभूषणों का व्यापार और ज्यादा सुगम होगा। राजस्थान में जेम्स एंड ज्वेलरी उद्योग को प्रदेश की भजनलाल सरकार और बढ़ावा देने जा रही है। जस 2024 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि गुलाबी नगरी जयपुर विश्व पटल पर आभूषणों के लिए विख्यात है। जेम्स एंड ज्वेलरी बिजनेस राज्य की आर्थिक प्रगति में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है। और हमारे सहयोगी रूप नारायण सावरिया ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ चुके हैं, क्योंकि आभूषणों की अगर बात करें तो आभूषणों की वजह से ही मतलब जो हिस्सेदारी है रूप नारायण सावरिया वो 11,183 करोड़ रुपए की रही। इस दौरान मुख्यमंत्री की तरफ से कहा गया, उन्होंने साफ तौर पर बताया भी कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में राजस्थान में कुल निर्यात में रत्न आभूषणों की हिस्सेदारी 11,183 करोड़ रुपए की रही है और अब इसे बढ़ावा देने के लिए सरकार और अधिक प्रयास करने जा रही है। जी बिल्कुल रेशु, मैं यहाँ बताना चाहूंगा कि मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने रत्न आभूषण प्रदर्शनी जस 2024 के उद्घाटन करते हुए कहा कि जयपुर में बनाए गए आभूषण जो है पूरी दुनिया में फेमस है। इनकी खूबसूरती और इनके जो शिल्प कौशल है वो एक अलग पहचान है कि जयपुर में बने हुए हैं ज्वेलरी है और लोगों को काफी पसंद आते हैं। इसी वजह से जो है राज्य सरकार ने एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत जो है जयपुर में रत्न और आभूषणों को चिन्हित किया गया है, क्योंकि रत्न और आभूषणों के मामले में जयपुर राजस्थान में नहीं बल्कि पूरे देश में जो है एक नंबर पे है। और इस चीज को जो है बढ़ावा देते हुए यहाँ पे मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा नजर आए। उन्होंने जो है यहाँ पे आह्वान किया कि इस संबंधित जुड़े हुए जो कारीगर हैं, जो कर्मचारी हैं, उन्हें भी ज्यादा से ज्यादा जो है बेनिफिट मिले। वो सक्सेस होंगे तो निश्चित रूप से वो जो है और इसमें प्रयास करेंगे और मेहनत करेंगे और इस जो ये उत्पादन है इस उत्पादन को बढ़ाकर जो है प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में जो है जयपुर के ज्वेलरी को फेमस करेंगे। देखिए यहाँ पे जो कुल मिला के कि राजस्थान का जो कुल निर्यात है, एक रिकॉर्ड वो चीज है यहाँ पे कि कुल निर्यात में जो है रत्न आभूषणों की हिस्सेदारी की अगर मैं बात करूँ तो 11,183 करोड़ रुपए है, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। राजस्थान का जो है एक अच्छा खासा नाम जयपुर का जो नाम है वो रत्नों की वजह से है। बिल्कुल, रत्नों की वजह से, आभूषणों की वजह से पिंक सिटी का जो नाम है वो पूरे विश्व में छाया हुआ है। और इसी वजह से क्योंकि जब मुख्यमंत्री संबोधित कर रहे थे तो उन्होंने साफ तौर पर जयपुर को आभूषण उद्योग का हृदय कहकर भी पुकारा और साफ तौर पर वो ये कहते हुए भी नजर आए कि भारतीय संस्कृति में आभूषण केवल सौंदर्य की वस्तु ही नहीं है, बल्कि इसका सांस्कृतिक और सामाजिक महत्व भी है। और आमजन का जौहरी पर जो विश्वास रहता है वो पीढ़ी दर पीढ़ी आगे बढ़ता रहता है और इसी को लगातार अब जयपुर में बढ़ाया जा रहा है। जी बिल्कुल रेशु, ये पीढ़ी दर पीढ़ी चलने वाला काम है और एक बार जिस आभूषण निर्माता से अगर आपका संपर्क हो जाता है, संबंध हो जाता है, आप उससे लेते हैं तो वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलता रहता है। और ये जो है आभूषण का मामला एक ऐसा है जहाँ विश्वास होता है लोगों को, वहीं से वो जो है इसका खरीदारी करते हैं। तो विश्वास बहुत बड़ी चीज होती है इस व्यापार में। यहाँ पे मैं एक बड़ी बात जो
मुख्यमंत्री ब्रजलाल शर्मा ने की, उन्होंने कहा है कि केंद्र सरकार के साथ मिलकर जो है जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क यहाँ पे स्थापित किया जाएगा, जिसमें लगभग जो है 1 लाख से अधिक लोगों को रोजगार मिलेगा। तो ये एक यहाँ पे जो है घोषणा भी उन्होंने की है और निश्चित रूप से जो है प्रयास ये सरकारों का, राजस्थान की सरकारों का, कि ये जो उद्योग है वो निरंतर चलता रहे, किसी तरीके की जो है कोई परेशानी इन लोगों को ना आए। लगातार सरकार इस पर प्रयास कर रही है। जी रूपनारायण, आप बने रहिए हमारे साथ, कुछ और खबरों पर हम आपसे जानकारी लेंगे। और उधर लगातार दूसरी बार लोकसभा अध्यक्ष निर्वाचित होने के बाद स्पीकर ओम बिरला अपने संसदीय क्षेत्र बूंदी की यात्रा पर आए। हिंडोली हेलीपैड पर पहुंचते ही बीजेपी कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। मंत्री हीरालाल नागर, पूर्व मंत्री प्रभुलाल सैनी, पूर्व मंत्री बाबूलाल वर्मा, पूर्व विधायक अशोक डोगरा, सांसद दामोदर अग्रवाल सहित कोटा बूंदी के जनप्रतिनिधि की मौजूदगी में उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। इसके बाद मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि हाडोती की जनता के बीच रहकर मुझे बहुत कुछ सीखने के लिए मिला है और मेरी कोशिश है कि जो मुझे कार्य मिला है वो पूरी तरीके से मैं निभाऊं। बरसों बाद मौका मिला है जब केंद्र और राजस्थान में एक ही सरकार है। हमारी कोशिश रहेगी कि दोनों सरकार मिलकर राजस्थान को अग्रणी बनाने की दिशा में कार्य करें। आने वाले दिनों में राजस्थान में कई विकास के आयाम स्थापित किए जाएंगे। पीएम मोदी के इस तीसरे कार्यकाल में मुझे लगता है कि देश नई उपलब्धियां स्थापित करेगा। और हमारे सहयोगी रूपनारायण सावरिया फोन लाइन पर लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रूपनारायण, तस्वीरों में हम देख सकते हैं कि किस तरीके से जब अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे ओम बिरला तो उनका भव्य स्वागत हुआ और मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार दोनों मिलकर अब राजस्थान को अग्रणी राज्य बनाने के लिए तमाम जो कोशिश है वो करेंगी और आने वाले समय में राजस्थान की तस्वीर बदलते हुए नजर आएगी। मीडिया से बातचीत करते हुए उन्होंने और कौन कौन से बिंदुओं पर प्रकाश डाला, क्या कुछ कहा? देखिए दोस्तों, यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि ओम बिरला जैसे ही यहाँ पहुंचे तो कार्यकर्ताओं ने जमकर जो है उनका स्वागत किया और नारों के साथ जो आकाश गुंजायमान किया। वहीं पे जो है ओम बिरला ने मीडिया से बात करते हुए सीधी सी बात कही है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री बने। वहीं पे जो है प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की दोनों सरकारें, केंद्र और राज्य की सरकारें मिलकर जो है प्रदेश में विकास के नए आयाम स्थापित करेंगी, लगातार वो करेंगे। देखिए यहाँ पे राजस्थान के लोगों के लिए जो है एक उत्साह और उमंग की बात है। काफी जो है राजस्थान निवासियों को ये एहसास है इस बात का कि ओम बिरला जो राजस्थान के हैं वो दोबारा जो है लोकसभा के अध्यक्ष बनाए गए हैं। तो एक अपने आप में गौरवान्वित होने वाली बात यहाँ पे जो है राजस्थान की जनता के लिए है और राजस्थान के हर आदमी इस बात को मानता है कि ओम बिरला जो है एक राजस्थान प्रदेश के लिए जो है एक बहुत बड़े सूरज की तरह है, जिन्होंने जो है राजस्थान का नाम रोशन किया है। पिछली बार का जो उनका कार्यकाल रहा उसमें लगातार उन्होंने अच्छे काम किए और इस बार भी जो है राजस्थान की जनता ये देख रही है कि ओम बिरला के लोकसभा अध्यक्ष बनने के बाद जो है वो लगातार अच्छा काम करेंगे और राजस्थान का नाम जो राजनीतिक पटल पे है वो काफी अच्छा चमकेगा। तो यहाँ पे लोगों में एक उत्साह और उमंग है लेकर के इस बात को कि ओम बिरला जो है दूसरी बार लोकसभा के अध्यक्ष बने हैं और वो अपने कार्य में जो है काफी सिद्धहस्त हो गए हैं और लगातार जो है अच्छे कार्य वो करते आ रहे हैं। पिछले कार्यकाल में उनका कार्यकाल अच्छा रहा, तो अब की बार पुनः जो है भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व ने उन पर विश्वास जताया और उनको जो है यहाँ का अध्यक्ष बनाया। तो एक राजस्थान के लिए गौरव की बात है। जी रेशु। जी रूपनारायण, बने रहिए, कुछ और खबरों पर आपसे जानकारी लेंगे। तो तस्वीरों में आप देख सकते हैं स्पीकर जैसे ही अपने संसदीय क्षेत्र पहुंचे वहां पर किस तरीके से लोगों ने उनका स्वागत किया। तो राजस्थान की तमाम खबरों को लेकर हम आगे आपसे चर्चा करेंगे, लेकिन एक बार जरा रुख कर लेते हैं अहमदाबाद का, जहां पर आज राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं वो आपको सुनाते हैं। सरकार ने हमें मुआवजा नहीं दिया। दूसरी बात, अयोध्या का इंटरनेशनल एयरपोर्ट बना,
बड़ा एयरपोर्ट, जमीन किसकी गई? अयोध्या के किसानों की जमीन गई। आज तक उनको सही मुआवजा नहीं मिला। और तीसरी बात इन्होंने बताई मुझे, तीसरी बात राहुल जी, अयोध्या की जनता को बहुत गुस्सा आया जब उन्होंने देखा कि राम मंदिर के इनॉग्रेशन में अयोध्या का एक भी व्यक्ति नहीं था। यह कारण थे। मगर मैं आपको यह कहानी क्यों बता रहा हूं? क्योंकि जो मूवमेंट अडवाणी जी ने चालू की थी, उस मूवमेंट को, जिसका सेंटर अयोध्या था, उस मूवमेंट को इंडिया गठबंधन ने अयोध्या में हरा दिया है। बहुत बड़ी बात कह रहा हूं। मतलब इनका पूरा जो सेंटर था, वहां पे हमने, आप जैसे कार्यकर्ताओं ने, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, और आप जाके पूछिए वहां पे, समाजवादी पार्टी के किसी भी नेता से पूछ लीजिए और वो आपको बताएगा कि कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता बब्बर शेर जैसे हमारे साथ खड़ा हो गया था, 1 इंच पीछे नहीं हटा। तो अयोध्या में कांग्रेस पार्टी ने, इंडिया गठबंधन ने इनको हराया है। तो अगला स्टेप क्या है? अब इन्होंने क्या किया? अच्छा, अंदर की बात बताता हूं। अब यहां आया हूं, परिवार से बात हो रही, तो अंदर की इनसाइड ट्रैक बता देता हूं। इनसाइड ट्रैक है, उसी एमपी ने बताया, राहुल जी यहां पे 3 बार सर्वे हुआ था। नरेंद्र मोदी जी वाराणसी से नहीं लड़ना चाहते थे, नरेंद्र मोदी जी अयोध्या से लड़ना चाहते थे। उनके सर्वेयर आए, 3 बार आए, नरेंद्र मोदी जी आए, और सर्वेयर ने उनको कह दिया, नरेंद्र मोदी जी अगर आप अयोध्या से लड़ेंगे, आप अयोध्या में हारेंगे। आप अयोध्या में मत लड़िए, क्योंकि अगर आप लड़ गए, आपका राजनीतिक करियर अयोध्या में खत्म हो जाएगा। इसलिए अयोध्या से नहीं लड़े, वाराणसी से लड़े। और वाराणसी में हमने 1-2 छोटी गलती कर दी, नहीं तो वहां उनको निपट लेते। मतलब आप देखिए, अयोध्या में उन्हीं के लोगों ने उनसे कहा कि हारोगे, और काशी में कितने से जीते? 1 लाख वोट से जीते। मतलब जान बचा के निकले हैं। सच्चाई है। जैसे मैंने पार्लियामेंट हाउस में कहा, हमारा काम, ये जो लगा रखा है मैंने आज, ये जो चिन्ह लगा रखा है, इसको क्या कहते हैं? अभय मुद्रा कहते हैं। ये आपका चिन्ह है, इसको भूलो मत आप। तो राहुल गांधी को आप सुन रहे थे। प्रधानमंत्री के गढ़ आज पहुंचे हुए हैं राहुल गांधी, और इस दौरान वहां अयोध्या की तमाम बातें करते हुए राहुल गांधी नजर आए। उन्होंने कहा कि किसानों से जो जमीन ली, उसमें से कई किसान ऐसे हैं जिनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। वहीं उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री अयोध्या से इस बार चुनाव लड़ जाते तो वो हर हाल में हार जाते, और काशी में जिस तरीके से प्रधानमंत्री चुनाव लड़े, बहुत ज्यादा वोटों से वो जीत नहीं पाए हैं। तो तमाम बातें राहुल गांधी यहां पर कहते हुए नजर आए। फिलहाल खबरों में, पंचायती राज मंत्री मदन दिलावर ने वीसी के माध्यम से मुख्यमंत्री वृक्षारोपण महाअभियान के तहत 8 अगस्त को मनाए जाने वाले अमृत पर्यावरण महोत्सव की तैयारियों की समीक्षा कर आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने जिला परिषद के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों से कहा कि इस महोत्सव के लिए आप सभी ने विस्तृत योजना बनाई है, लेकिन इसे और भी अधिक गति दी जाए। वृक्षारोपण की जागरूकता के लिए एक जन जागरण अभियान चलाया जाए। इसके लिए ग्राम पंचायत स्तर पर प्रभात फेरी, मशाल जुलूस और अन्य नवाचार किए जाएं। उन्होंने निर्देश दिए कि सभी को वृक्षारोपण के लिए लक्ष्य आवंटित किए जाएं। प्रत्येक 200 पौधों की देखरेख के लिए एक मनरेगा कर्मी को भी लगाया जाए।
राजस्थान के वीर सपूतों को शौर्य चक्र मिला है। इसको लेकर कैबिनेट मंत्री कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने खुशी जाहिर की। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ ने साहस, शौर्य, समर्पण और प्रतिबद्धता के साथ मां भारती की रक्षा में समर्पित राजस्थान के अमर बलिदानी मेजर मुस्तफा बोहरा और मेजर विकास भांबू को महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा शौर्य चक्र से सम्मानित किए जाने पर गर्व व्यक्त किया है। कर्नल राठौड़ ने कहा कि ये संपूर्ण देश प्रदेश के लिए अत्यंत गर्व का विषय है। इन वीरों की वीरता, साहस और मां भारती के प्रति सेवा का जज्बा सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। शौर्य चक्र से सम्मानित होने वाले ये वीर सपूत हम सभी को ये संदेश देते हैं कि देश की रक्षा और सेवा सर्वोपरि है। उनके बलिदान को नमन करते हुए कर्नल राठौड़ ने समस्त देशवासियों से इन अमर वीरों की कुर्बानी को हमेशा याद रखने का आग्रह किया। प्रदेश के अंदर या देश के अंदर हम उदाहरण भी लेते हैं प्रधानमंत्री मोदी जी का। अगर हमें वाकई में अर्थव्यवस्था मजबूत करनी है तो उसके अंदर नीति, नियत और दृष्टि होना बहुत जरूरी है। और हमारी सरकार ने, राजस्थान सरकार ने अभी से तय कर लिया है कि राजस्थान के अंदर हम सस्टेनेबल इंडस्ट्रियल ग्रोथ लेकर आएंगे। 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट, यानी जो कोर स्ट्रेंथ है उस कोर स्ट्रेंथ को ध्यान में रखते हुए हमें अपना इन्वेस्टमेंट करना है। इन्वेस्टमेंट भी ऐसा हमें लेकर आना है जिसके अंदर स्किल डेवलपमेंट हो, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन हो, जॉब्स हो। अगर हमें छलांग लगाकर आगे पहुंचना है तो हमें नई टेक्नोलॉजी के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। उधर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष एवं चित्तौड़गढ़ सांसद सीपी जोशी बड़ी सादड़ी विधानसभा क्षेत्र पहुंचे, जहां अनेक स्थानों पर बड़ी संख्या में बीजेपी पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं और आमजन ने उनका स्वागत किया। सीपी जोशी ने लोकसभा चुनाव में मिले सहयोग और समर्थन के लिए सभी का आभार व्यक्त किया। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने इस दौरान मतदाता सम्मेलन सभा को संबोधित करते हुए कहा कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी की 240 सीटें आई हैं। कांग्रेस 3 चुनावों में भी इतनी सीटें हासिल नहीं कर पाई। केंद्र में लगातार तीसरी बार नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से कांग्रेस में झटपटाहट हो रही है। लोकसभा में जिस प्रकार का व्यवहार कर हिंदू समाज को बदनाम करने और नीचा दिखाने का प्रयास किया जा रहा है, हिंदू समाज को गालियां दी जा रही हैं, उसे बर्दाश्त नहीं किया जा सकता। लोकसभा चुनाव के समय भी कांग्रेस ने जनता को बरगलाने और सोशल मीडिया के माध्यम से भ्रांतियां फैलाने का कार्य किया था, लेकिन जनता ने नरेंद्र मोदी को लगातार तीसरी बार प्रधानमंत्री चुना। उधर जोधपुर राजस्थान हाईकोर्ट में झारखंड से स्थानांतरित होकर आए वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर को मुख्य न्यायाधीश एम श्रीवास्तव ने शपथ दिलाई है। मुख्य न्यायाधीश कोर्ट रूम में वरिष्ठ न्यायाधीश एस चंद्रशेखर ने राजस्थान हाईकोर्ट न्यायाधीश के रूप में शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट के सभी न्यायाधीश मौजूद रहे, तो वहीं जयपुर पीठ के सभी न्यायाधीश वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए मौजूद रहे। शपथ ग्रहण समारोह में राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष और राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट एसोसिएशन के पदाधिकारी के साथ बार काउंसिल ऑफ राजस्थान के सदस्यगण, अतिरिक्त महाधिवक्ता सहित रजिस्ट्री स्टाफ सहित सभी मौजूद रहे। खबरों में आगे बढ़ेंगे। राजस्थान में मानसून की दूसरी ही बारिश ने बीकानेर में कहर बरपा दिया है। छीलवाला थाना इलाके के शोभासर गांव में निर्माणाधीन फैक्ट्री की दीवार गिरने से मां बेटी समेत 3 लोगों की जान चली गई। हादसे का पता चलने पर बिछवाल पुलिस मौके पर पहुंची। घायलों को मलबे से निकालकर पीबीएम अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने तीनों को मृत घोषित कर दिया। वहीं टोंक जिले में पहले ही बारिश ने बाढ़ जैसे हालात पैदा कर दिए हैं। यहां पहली बारिश ने मालपुरा उपखंड में भारी तबाही मचाई है और रात करीब 8 बजे से दोपहर 3 बजे तक जिले में सर्वाधिक 335
मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की जा चुकी है। इसके बाद भी बारिश जारी है। मालपुरा कस्बे के बीचों बीच स्थित पीएम श्री बालिका उच्च माध्यमिक विद्यालय भवन के सभी कमरों में सिर्फ पानी ही पानी नजर आ रहा है। विद्यालय के बाहर चौक में भी घुटनों तक सिर्फ पानी ही पानी भरा हुआ है, जिसके बाद वहां पर अघोषित रूप से छुट्टी कर दी गई है। इसके साथ ही सहोदरा नदी के उफान पर पानी चांदसेम गांव में घुस जाने से कई मकान इस दौरान धराशायी हो गए हैं। उधर हर साल की तरह इस साल भी नारनौल रोड बहरोड में बीजेपी नेता मोहित यादव का जन्मदिन बड़े ही धूमधाम के साथ मनाया गया। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव सहित बड़ी संख्या में पार्षद, चेयरमैन, पंच, सरपंच, प्रधान, बीजेपी नेता और कार्यकर्ता उपस्थित रहे। इसके अलावा भारी तादाद में आमजन मोहित यादव को शुभकामना और आशीर्वाद देने के लिए पहुंचे। मोहित यादव इसके साथ ही डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने भूपेंद्र यादव का जोरदार स्वागत सत्कार किया। इस मौके पर मोहित यादव के पिता बहरोड विधायक डॉक्टर जसवंत सिंह यादव ने एक पेड़ मां के नाम के तहत पंचायत समिति बहरोड परिसर में पौधारोपण और ब्लड डोनेशन कैंप का उद्घाटन और इसके साथ ही गौशालाओं को अनुदान जैसे सामाजिक और जनहित कार्यक्रमों को संपन्न कराया। मोहित यादव ने कहा कि मेरे जन्मदिन पर सभी ने मुझे जो स्नेह और शुभकामनाएं और जो आशीर्वाद दिया है उसके लिए मैं हृदय से सभी का आभार व्यक्त करता हूं। खबर हनुमानगढ़ के टिब्बी क्षेत्र से है, जहां ग्राम पंचायत रामपुरा के शहीद मेजर विकास भांबू को शुक्रवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने राष्ट्रपति भवन में मरणोपरांत शौर्य चक्र प्रदान किया। इस दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और सेना अध्यक्ष मौजूद रहे। ये सम्मान शहीद मेजर विकास भांबू के पिता भागीरथ भांबू, मां सुखवंती देवी, पत्नी श्रेया चौधरी, पुत्री ख्वाहिश को प्रदान किया गया। शहीद की पत्नी श्रेया चौधरी ने कहा कि आज मेरे लिए गर्व का दिन है जो मेरे पति को ये सम्मान देश सेवा के लिए प्रदान किया गया है। मेजर के पिता भागीरथ भांबू ने कहा कि एक गांव के बेटे ने आगे आकर सेना के माध्यम से हमारा नाम देश विदेश तक रोशन किया है। ऐसा सपूत हर घर में होना चाहिए जो देश की सेवा करे। और फिलहाल राजस्थान की खबरों में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।